नमस्कार। पिछले लेक्चर में पिछले व्याख्यान में हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता की उत्पत्ति, विकास और उस समय के पत्रकारों के बारे में। तो राजा राममोहन राय के विषय में हम तब बात कर रहे थे और उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। राजा राममोहन राय एक धार्मिक सुधारक और वैचारिक लेखन के लिए जाने जाते हैं। राजा राममोहन राय धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। वे धर्म को नैतिकता और मानवता से जोड़कर देखते थे। उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड और सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना की अपने पत्रकारिता के माध्यम से। हालांकि उनकी आलोचना का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि समाज में तार्किक सोच को बढ़ावा देना था। 1828 में उन्होंने संस्था की स्थापना की। उनकी यह संस्था धार्मिक और सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण केंद्र बनी। उनके वैचारिक लेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे भावनात्मक उत्तेजना की बजाय तर्क और प्रमाणों पर आधारित होते थे। यदि हम उनकी पत्रकारिता का विश्लेषण करें तो उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निर्भीकता। उन्होंने निर्भीकता से अपने लेखन में ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की, कभी उससे परहेज नहीं किया। सामाजिक उत्तरदायित्व। उनके लिए पत्रकारिता केवल पेशा नहीं थी, एक सामाजिक उत्तरदायित्व था और समाज के प्रति जिम्मेदारी थी। तथ्य और तर्क। वे हर मुद्दे पर प्रमाण और तर्क के आधार पर लिखते थे। उनके लेखों का केंद्र आम जनता की समस्याएं और हित होते थे। जनहित सर्वोपरि। उनका मानना था कि जनहित सर्वोपरि है। वे केवल आलोचना ही नहीं करते थे लेखों में, बल्कि सुधार के रास्ते भी सुझाते थे। राजा राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता को जो दिशा दी, उसका प्रभाव आगे की कई पीढ़ियों पर पड़ा। उनके बाद आने वाले अनेक पत्रकारों और संपादकों ने पत्रकारिता को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने यह स्थापित किया कि पत्रकार का काम केवल घटनाओं का विवरण देना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता पैदा करना भी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता विकसित हुई, उसकी वैचारिक जड़ें भी कहीं ना कहीं राजा राममोहन राय की परंपरा में दिखाई देती हैं। यदि आज पत्रकारिता के छात्र और विद्यार्थी राजा राममोहन राय का अध्ययन करें, तो उन्हें यह समझ में आएगा कि पत्रकारिता का वास्तविक उद्देश्य क्या है। पत्रकारिता केवल खबरों का व्यवसाय नहीं है, यह समाज को दिशा देने, जनमत तैयार करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने का माध्यम भी है। राजा राममोहन राय ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि एक पत्रकार के पास यदि विचार, साहस और समाज के प्रति प्रतिबद्धता हो, तो वह अकेला व्यक्ति भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। इस कारण भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में उनका स्थान केवल एक प्रारंभिक संपादक या समाचार पत्र संचालक का नहीं, बल्कि एक ऐसे वैचारिक नेता का है जिसने भारतीय प्रेस को जनसेवा, सामाजिक सुधार और बौद्धिक स्वतंत्रता की मजबूत नींव प्रदान की। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में। जब भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की चर्चा होती है तो अधिकांश लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय समाचार पत्रों और संपादकों को याद करते हैं। लेकिन यदि पत्रकारिता को केवल अखबार निकालने तक सीमित न मानकर विचारों के प्रसार, जनमत निर्माण और राष्ट्रीय चेतना जगाने का माध्यम माना जाए, तो वीर सावरकर का नाम प्रमुखता से आता है। फौरी तौर पर उन्हें हार्डकोर पत्रकार सावरकर नहीं थे। इसके अलावा भी सावरकर बहुत कुछ थे। वीर सावरकर केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक तेजस्वी लेखक भी थे, प्रखर वक्ता भी थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिक चिंतक और प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उस समय भारतीय समाज में राष्ट्रवाद, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया। जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुलकर लिखना और बोलना आसान नहीं था, उनकी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाचार देना नहीं, बल्कि राष्ट्र को जागृत करने के तौर पे था। वे पत्रकारिता को जनमत निर्माण का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि लोगों के विचार बदल जाएं, तो इतिहास की दिशा भी बदल सकती है।
वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगूर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें पढ़ने और लिखने की गहरी रुचि थी। वे इतिहास, राजनीति, धर्म, दर्शन और साहित्य का गंभीर अध्ययन करते थे। छात्र जीवन में ही उन्होंने कविताएं, लेख और राष्ट्रवादी विचार लिखने शुरू कर दिए थे। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। सावरकर ने महसूस किया कि केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से भी संघर्ष लड़ा जाता है। इसी कारण उन्होंने लेखन और पत्रकारिता को राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। आज की पत्रकारिता में हम अक्सर समाचार, रिपोर्टिंग और विश्लेषण की बात करते हैं, लेकिन सावरकर जिस दौर में लिख रहे थे उस समय पत्रकारिता का एक बड़ा उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का निर्माण भी था। यदि सावरकर की पत्रकारिता के 5 प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना, अंग्रेजी शासन की वास्तविकता सामने लाना, भारतीय इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करना, समाज में आत्मगौरव पैदा करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना। उनके लेखों में बार बार यह संदेश मिलता है कि कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब उसके नागरिक अपने इतिहास, संस्कृति और शक्ति पर विश्वास करते हैं। वीर सावरकर ने पत्रकारिता को वैचारिक संघर्ष का हथियार बनाया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने पत्रकारिता को वैचारिक संघर्ष का हथियार बनाया, उस अनुसार लिखा। उस समय अंग्रेज केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी भारतीयों पर शासन करना चाहते थे। वे भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते थे कि भारत कभी संगठित राष्ट्र नहीं रहा और अंग्रेजी शासन उनके लिए एक वरदान की तरह है। सावरकर ने अपनी लेखनी से अंग्रेजों की इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने अपने लेखों में भारतीय इतिहास के वीर अध्यायों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि भारत का अतीत केवल पराजयों का हिस्सा नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और विजय का भी इतिहास है। यह काम पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास था। 1857 का स्वतंत्र समर और पत्रकारिता की नई दिशा। यदि सावरकर की पत्रकारिता और लेखन को समझना हो तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का उल्लेख अनिवार्य है। ब्रिटिश इतिहासकार 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह कहते थे। सावरकर ने अपने शोध और लेखन के आधार पर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। यह केवल इतिहास की पुस्तक नहीं थी बल्कि एक वैचारिक हस्तक्षेप था। उन्होंने पहली बार संगठित रूप से यह तर्क रखा कि 1857 का संघर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। यह पुस्तक इतनी प्रभावशाली मानी गई कि ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। पत्रकारिता के छात्रों के लिए, पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी एक पुस्तक या लेख भी जनमत को बदल सकता है और इतिहास की व्याख्या को नई दिशा दे सकता है। 1906 में सावरकर अध्ययन के लिए लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों और क्रांतिकारियों को संगठित किया। लंदन में रहते हुए वे लगातार लेख लिखते रहे। उनके लेख विभिन्न राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। उन्होंने यूरोप में बैठे भारतीयों के बीच स्वतंत्रता की चेतना फैलाने का कार्य किया। उस समय भारत के बाहर बैठकर ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करना आसान नहीं था, लेकिन सावरकर ने यह जोखिम उठाया। उनका लेखन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना के साथ साथ भारतीयों को आत्मविश्वास देने का कार्य भी करता था। वीर सावरकर की पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा थी। उनकी लेखन शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। ओजपूर्ण भाषा, उनके लेखों में ऊर्जा और उत्साह दिखाई देता था। स्पष्ट विचार, वे अपनी बात बिना घुमाए सीधे कहते थे। ऐतिहासिक संदर्भ, वे अपने तर्कों को इतिहास के उदाहरणों से मजबूत बनाते थे। तार्किक प्रस्तुति, भावनाओं के साथ साथ वे तथ्यों और तर्कों का भी उपयोग करते थे। प्रेरणादायक स्वर, उनके लेख पढ़कर पाठकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न होती थी।
सावरकर की पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रवाद था। उनका मानना था कि भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय एकता है। उन्होंने अपने लेखों में बार बार राष्ट्रीय चेतना पर जोर दिया। वे चाहते थे कि भारत के लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना भी था। कई लोग सावरकर को केवल राजनीतिक विचारक के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक विषयों पर भी व्यापक लेखन किया है। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक विभाजन की आलोचना की। उनका मानना था कि यदि समाज भीतर से कमजोर रहेगा तो राष्ट्र भी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए उनके लेखों में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता का संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। वे सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानते थे। सावरकर की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी निर्भीकता थी। वे अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच नहीं करते थे। अंग्रेजी शासन के समय उनके लेखों और गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने विचारों को दबाया नहीं। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि पत्रकार का पहला दायित्व सत्य और अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहना है। 1911 में सावरकर को अंडमान की जेल में भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहा जाता है। कठोर कारावास के दौरान भी उनका लेखक और पत्रकार मन सक्रिय रहा। कहा जाता है कि जब लिखने के साधन उपलब्ध नहीं थे, तब कविताएं और अपने विचार वे दीवारों पर लिखते और उन्हें स्मरण कर लेते, याद कर लेते। यह घटना यह बताती है कि उनके लिए लेखन केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा था। आज के दौर की बात करें तो आज पत्रकारिता के कई रूप हैं। रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता। सावरकर मुख्यतः वैचारिक पत्रकारिता के प्रतिनिधि थे। वे घटनाओं के पीछे छिपे विचारों और कारणों पर लिखते थे। उनका प्रयास पाठकों को केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सोचने के लिए प्रेरित करना था। इस दृष्टि से उन्हें भारत में वैचारिक पत्रकारिता की महत्वपूर्ण परंपरा का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि पत्रकारिता के छात्र और वीर सावरकर के जीवन से कुछ सीखना चाहें, तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पत्रकारिता जर्नलिज्म केवल समाचारों का संग्रह नहीं है। विचारों की शक्ति किसी भी हथियार से कम नहीं होती। पत्रकार को इतिहास और समाज की गहरी समझ होनी चाहिए। लेखन में स्पष्टता और साहस आवश्यक है। पत्रकारिता का उद्देश्य समाज को जागरूक बनाना भी है। राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर चिंतन पत्रकारिता को प्रभावशाली बनाता है। वीर सावरकर का नाम उन व्यक्तित्वों में आता है जिन्होंने पत्रकारिता को राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने लेखों, पुस्तकों, भाषणों और वैचारिक साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना का संचार करने का प्रयास किया। वे पारंपरिक अर्थों में केवल समाचार संपादक नहीं थे, बल्कि ऐसे वैचारिक पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन को बौद्धिक आधार प्रदान किया। उनकी पत्रकारिता का केंद्र राष्ट्र, समाज, इतिहास और भविष्य था। इस कारण भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकारिता और वैचारिक लेखन की परंपरा में वीर सावरकर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावरकर के बाद हम अब बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रकारिता के बारे में। हालांकि वीर सावरकर की पत्रकारिता में वीर सावरकर ने कोई समाचार पत्र स्थापित किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो लेखन था वो विदेशों में और तमाम जगहों पे छपता था। अब जहाँ तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रकारिता की बात है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पत्रकारिता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले यदि महान व्यक्तित्वों की सूची बनाई जाए तो बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रमुख नामों में शामिल होगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का
उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का प्रखर वक्ता, जननेता, शिक्षाविद और स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। उनकी पहचान एक निर्भीक और प्रभावशाली पत्रकार के रूप में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक ने पत्रकारिता को केवल समाचारों का माध्यम नहीं माना, उन्होंने इसे राष्ट्रीय चेतना जगाने, जनता को संगठित करने, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने का सशक्त साधन बनाया। जिस समय अधिकांश भारतीय नेता अंग्रेजों से सुधारों की मांग कर रहे थे, उस समय तिलक की पत्रकारिता जनता में स्वतंत्रता की भावना पैदा कर रही थी। उनकी लेखनी में संघर्ष था, स्पष्टता थी, राष्ट्रवाद था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें जनता की आवाज़ थी। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार उनके समाचार पत्रों से डरती थी, खौफ खाती थी और उनके लेखों को शासन के लिए चुनौती मानती थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी और स्वाभिमानी थे। शिक्षा पूरी करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि केवल विद्यालयों में पढ़ाकर समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उनका मानना था कि यदि जनता को जागरूक करना है तो उसके बीच जाना होगा, उसके विचारों को बदलना होगा और उसे राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना होगा। यही से पत्रकारिता की ओर उनका रुझान बढ़ा। 1881 में तिलक और उनके सहयोगियों ने 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र शुरू किए। पहला केसरी मराठी भाषा में, दूसरा मराठा अंग्रेजी भाषा में, और ये दोनों भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। तिलक का उद्देश्य स्पष्ट था। वे चाहते थे कि एक समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में सीधे जनता से संवाद करे, दूसरा अंग्रेजी पढ़ने वाले शिक्षित वर्ग तथा ब्रिटिश प्रशासन तक भारतीयों की आवाज़ पहुंचाए। केसरी जनता की आवाज़ बना। केसरी केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र और बाद में पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनकर सामने आया। उस समय अधिकांश न्यूज़पेपर्स शिक्षित अभिजात वर्ग तक सीमित थे, लेकिन केसरी की भाषा सरल और जन सामान्य की समझ में आने वाली थी। तिलक किसानों की समस्याओं, अकाल, कर व्यवस्था, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और ब्रिटिश नीतियों पर खुलकर लिखते थे। वे जनता की पीड़ा को सीधे शब्दों में सामने रखते थे। उनके लेखों में किसी भी प्रकार का भय, डर नहीं होता था, संकोच नहीं होता था। इसी कारण केसरी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वह जनता का अखबार बन गया। जहां केसरी भारतीय जनता तक पहुंचता था, वहीं मराठा अंग्रेजी पढ़ने वाले वर्ग और ब्रिटिश अधिकारियों तक भारतीयों की भावनाएं पहुंचाने का माध्यम था। तिलक इस पत्र में विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण लिखते थे। वे ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते और भारतीयों के अधिकारों की बात करते थे। मराठा के लेखों में गहरी राजनीतिक समझ दिखाई देती थी। यह केवल समाचार पत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का मंच था। तिलक की पत्रकारिता के उद्देश्य की बात करें, यदि उनकी पत्रकारिता को एक ही वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि उनकी पूरी पत्रकारिता स्वराज्य के विचार के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका प्रसिद्ध कथन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि उनकी पत्रकारिता का मूल दर्शन भी था। उनके लेखों में बार बार यह बात सामने आती है कि किसी भी राष्ट्र का सम्मान तभी सुरक्षित रह सकता है जब वह स्वयं अपना शासन चलाए। बाल गंगाधर तिलक ने पहले राजनीति मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग तक सीमित थी। बाल गंगाधर तिलक से पहले राजनीति जो थी वो मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग तक सीमित थी। आम जनता का उससे बहुत कम संबंध था। तिलक ने पत्रकारिता के माध्यम से पहली बार किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा। उन्होंने लोगों को समझाया कि शासन केवल नेताओं का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक का विषय है।
यह भारतीय लोकतांत्रिक चेतना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रकारिता की सबसे बड़ी पहचान उनकी निर्भीकता थी। वे खुलकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। जब अकाल पड़ता था तो वे प्रशासन की विफलताओं पर लिखते थे। जब करों का बोझ बढ़ाया जाता था तो वे उसका विरोध करते थे। जब जनता के अधिकारों का हनन होता था तो वे उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उनके लेखों का प्रभाव इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने सबसे खतरनाक विरोधियों में गिनती थी। तिलक को कई बार उनके लेखों के कारण राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा। 1897 में, 1897 और फिर 1908 में ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। सरकार का आरोप था कि उनके लेख जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन तिलक का तर्क था कि यदि जनता की समस्याओं को उठाना और अन्याय का विरोध करना अपराध है तो वे यह अपराध करते रहेंगे। इन मुकदमों ने उनकी लोकप्रियता और बढ़ा दी। जनता ने उन्हें केवल पत्रकार नहीं बल्कि अपनी आवाज़ के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनकी पत्रकारिता की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल लेख लिखकर नहीं रुकते थे। वे पत्रकारिता को जन आंदोलन से जोड़ते थे। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को लोकप्रिय बनाया। इन आयोजनों और लेखों के माध्यम से उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना विकसित की। उनकी पत्रकारिता की जो शैली थी वो बेहद प्रभावशाली थी। सरलता, वे कठिन राजनीतिक विषयों को भी सरल भाषा में समझाते थे। स्पष्टता, उनके लेखों में कोई भ्रम नहीं होता था। तार्किकता, वे अपने विचारों को तथ्यों और तर्कों के आधार पर प्रस्तुत करते थे। संघर्षशीलता, उनके लेखों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना दिखाई देती थी। जन सरोकार, उनकी पत्रकारिता का केंद्र हमेशा से आम जनता रहती थी। तिलक मानते थे कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। यदि पत्रकार सत्ता से प्रश्न नहीं पूछेगा तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को नागरिक अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनके संघर्षों ने भारतीय पत्रकारिता में निर्भीकता और स्वतंत्रता की परंपरा को मजबूत किया। इतिहासकार अक्सर उन्हें भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकारिता का सबसे प्रभावशाली चेहरा मानते हैं। उन्होंने पत्रकारिता को अभिजात वर्ग के दायरे से निकालकर जनता तक पहुंचाया। उन्होंने समाचार पत्रों को राजनीतिक जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने पत्रकारिता को स्वतंत्रता आंदोलन का सक्रिय सहभागी बना दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह सिद्ध किया कि कलम भी साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दे सकती है। यदि पत्रकारिता के विद्यार्थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से कुछ सीखना चाहें तो अनेक महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य सूचना देना भर नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना है। पत्रकार को सत्ता से प्रश्न पूछने का साहस होना चाहिए। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देना पत्रकारिता की मूल जिम्मेदारी है। लेखन में स्पष्टता और वैचारिक दृढ़ता आवश्यक है। पत्रकारिता और जनहित का संबंध कभी टूटना नहीं चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। उन्होंने समाचार पत्रों को राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, स्वराज्य की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया और ब्रिटिश शासन के सामने निर्भीकता से सत्य रखा। धन्यवाद। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले व्याख्यान में।